नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की कर्मचारी राजनीति पे। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल की कर्मचारी राजनीति एकदम से गर्मा गई है। उसके गर्माने का कारण यह है कि पिछली सरकार के वक्त जो कर्मचारी महासंघ के चुनाव हुए थे और उसके बाद एक समांतन गुट भी खड़ा हुआ। दो गुट रहे लेकिन किसी को मान्यता नहीं मिली। लेकिन जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने अपने कुछ चहेते कर्मचारियों को बुला के जेसीसी की बैठक में उनको बिठा दिया था। लेकिन विनोद गुट जो है वो आज भी संघर्ष कर रहा है। अब एक नया अध्याय कर्मचारी राजनीति में ये जुड़ने जा रहा है कि अब जो एनपीसी एनपीएस जो महासंघ था, जो न्यू पेंशन स्कीम जो थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे ओल्ड पेंशन की स्कीम की, उन्होंने अब घोषणा कर दी है और बकायदा कर्मचारी महासंघ की ओर से उन्होंने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है जो 31 जुलाई तक चलेगा। और जिलाओं के चुनाव होंगे और फिर उसके बाद प्रदेश का चुनाव होगा। अचानक ये तीसरा गुट अब खड़ा होने के लिए तैयार हो गया है। हिमाचल के कर्मचारी पिछले लंबे समय से आपस में बटे हुए हैं। यही कारण है कि जिस कर्मचारी महासंघ का एक प्रभाव होता था, सरकारें भी जिनसे घबराती थी, राजनीतिक दल उनके बिना चलते नहीं थे, वो एक लंबे अरसे से अलग अलग गुटों में जो बट गए हैं कर्मचारी, उस कारण उसकी महत्वता पे असर पड़ा है और कर्मचारी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जाहिर है पॉलिटिशियंस के लिए भी ये सुखद है कि उनको भी कहीं ना कहीं इससे लाभ हो रहा है कि कर्मचारी बंटे रहे तो उनकी भी राजनीति अच्छे से चलती रहे। तो आज मैं हम कर्मचारी संघ की वर्तमान में क्या स्थिति है, पिछली सरकार में क्या रही और उससे पीछे क्या रही, आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं एस जोगटा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष शर्मा जी कर्मचारी नेता रहे हैं और लंबे अरसे तक बहुत, उस समय जब जिस दौर में ये थे उस समय कर्मचारी महासंघ की एक सुनी जाती थी। क्या हालात हैं, क्यों सरकारें मान्यता देने से संगठनों को टलती हैं, जब देती हैं तो एक अपने जो बहुत करीबी होते हैं उनको देती हैं, और अब तीसरा गुट खड़ा होना भी कहीं ना कहीं सिर निकाल रहा है वो। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें बहुत बहुमूल्य अपना समय दिया आपके लोकप्रिय चैनल द्वारा। कर्मचारी सारे नहीं, कर्मचारी बहुत अच्छे हैं प्रदेश के कर्मचारी, लेकिन कठपुतली बनकर के वो रह गए हैं जो स्वयंभू है, सेल्फ स्टाइल्ड है, करप्ट है, और जो राजनीतिक रोटियां सीखने के बजाय और उनको कोई काम नहीं है कर्मचारियों को गुमराह करना। आज कर्मचारी ही महासंघ के लिए सरकार दोषी नहीं है, कोई भी सरकार हो जाए सरकार दोषी नहीं है, लेकिन हम स्वयं दोषी हैं। कुछ एक 3 4 5 6 लोग जो है, छह एक फिस्टफुल कुछ लोग हैं हिमाचल प्रदेश के जी कर्मचारी वर्ग वो जो लीड करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका क्या मतलब लोकस स्टैंडी है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन उनकी कर्मचारियों में क्या रही है, वो किसी ने नहीं देखी। सिर्फ स्वार्थ की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया है, जिससे ओवरऑल कर्मचारी प्रदेश के कर्मचारियों के कर्मठ ईमानदार और निष्ठावान कर्मचारियों को जो घाटा हुआ है। सरकारों ने उनकी बात नहीं सुनी है। सिर्फ कान के कच्चे कर्मचारी जो सरकार के जो मुखिया रहे हैं, जी उन्होंने अपने चहेतों को आगे करते हुए कि इनके साथ इतने लोग हैं, उनके साथ इतने लोग हैं, जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया जो महासंघ का एक संविधान है उसके तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है चुनाव की, वो मतलब ये सुभाष शर्मा जी हमारे, मैं इनको भी नमस्कार करता हूँ, इनके कार्यकाल तक ये सेक्रेटरी जनरल रहे हैं महासंघ के और जी कर्मठ और ईमानदार छवि के रहे हैं। मधुकर जी से लेकर सुभाष शर्मा जी और जो इनके रंजीत सिंह जी जो प्रधान होते थे, इन्होंने ऐसी राजनीति की, कर्मचारी राजनीति की है। इन जब स्ट्राइक हुआ करती थी, हम 92 में शांता कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में हम डिसमिस्ड थे। सबसे जी ज्यादा तारीख में हुआ प्रदेश में सस्पेंडेड, चार्जशीट, ट्रांसफर। सबसे बड़ा जो कर्मचारी विरोधी रूल लगता है, सीसीए रूल 14, वो मेरे ऊपर लगाया गया। मेरी तनख्वाह बंद की गई, मेडिकल बोर्ड बिठाया गया धूमल साहब की सरकार में, बिंदल साहब स्वास्थ्य मंत्री थे। मतलब जी सबसे ज्यादा प्रताड़ित में वो 92 में मैं डिसमिस था गवर्नमेंट सर्विस से। रेड एंट्री है मेरी सर्विस बुक में। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि सुभाष शर्मा जी तक जो राजनीतिक छवि कर्मचारियों की रही है, जिसकी खबर स्ट्राइक के दौरान बीबीसी लंदन से भी आती थी, क्योंकि जी आपको पता
बीबीसी लंदन जो छोटे मोटे चीजों के लिए खबर नहीं करता, ना कवर जी करता है। वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति से नीचे खबरें करता। लेकिन जब स्ट्राइक हुई थी तो बीबीसी लंदन से खबर आई थी, दिल्ली इंदिरा गांधी के लिए कहा गया था भी हिमाचल प्रदेश में क्या बन रहा है, डॉक्टर परमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें जो है, कुछ एक बेईमान लोगों ने जो है इस कर्मचारी राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया है। आगे कर्मचारियों का खात्मा बिल्कुल, अगर ये लोग रहे जिस तरह से पनप रहे हैं बीच में, कुछ एक स्वयंभू नेता, इवन रिटायर हो गए लोग, तब भी जी कर्मचारी किसी कमेटी में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और बीजेपी से भी उन लोगों के साथ गांठ रही है। उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर अगर मैं झूठ रहा हूं, सीआईडी के पास, पूरे तंत्र के पास, सिस्टम के पास जो है उनका रिकॉर्ड है। आज उनको सार्वजनिक करने का बिल्कुल प्रयास है। उन्होंने, आपको पता होगा, सुभाष शर्मा जी के इमीडिएट बाद जिस तरह से महासंघ को जो है एक तबादला उद्योग के नाम से जो है प्रदेश की जनता, प्रदेश जी के बहुत बदनामी रही है किया गया जी था, उसको खत्म करने के लिए मैं एसएस जोगटा, तत्कालीन अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य पत्रिका कर्मचारी महासंघ ने एक सर्कुलर निकाला था जब मैं अध्यक्ष बना था कि जिस किसी की भी कंप्लेंट आई, सबसे पहले एसएस जोगटा विल गो टू दी विजिलेंस और मैं उसकी एफआईआर करूंगा। तो मैंने उसमें लगाम कसी और उसके बाद फिर वैसा ही हुआ, उससे पहले भी वैसा ही हुआ। यानी कि सुभाष शर्मा जी के बाद इमीडिएट बाद इसका खात्मा अगर किया है तो कुछ एक स्वयंभू नेता और सेल्फ स्टाइल कर्मचारियों ने जो सरकार के कान भरते थे, लोगों की, कर्मचारियों की ट्रांसफर करवाते थे, पैसे खाते थे, सोना की चैने और गुठिया गिरवी रखवाते थे, ऐसे कर्मचारियों से भगवान बचाए। और सरकार को ये देखना होगा, अगर सरकारों ने, कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पुरानी सरकारें थी, कर्मचारियों की अगर डिमांडों के ऊपर मतलब और उनकी राजनीति के ऊपर जिस तरह से मतलब एकजुटता होनी चाहिए कर्मचारी के अंदर, तब तक मतलब उनको तवज्जो ना दी जाए। जो संवैधानिक प्रक्रिया से चुन करके, जिसके साथ लाखों लाखों कर्मचारी है प्रदेश के, रेगुलर तो 2-2.5 लाख है, लेकिन अगर आउटसोर्स, डेली पेड, पार्ट टाइम, फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा अगर लिया जाए तो 6.5-7 लाख के करीब करीब प्रदेश के कर्मचारी बनते हैं। और प्रदेश जनता, प्रदेश की जो जनता है, उनके बच्चे हैं कर्मचारी। जिस तरह से दूसरे विपक्ष के लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि कर्मचारी, जैसे एनपीएस का मुद्दा चला था कि भी पब्लिक नहीं चाहती, भाई पब्लिक कौन है? पब्लिक के तो वो बच्चे हैं जो कर्मचारी है, चाचा है, जी चाहे बिल्कुल। भतीजी है। अब तो वही प्रत्येक एनपीएस महासंघ की लड़ाई में कूद गया है। अहम रोल है, ये आपको और सरकार को मानना ही मानना पड़ेगा। जी संगठन बनते हैं, संगठन बना सकते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होता है। लेकिन जहां तक बीच में सरकार की इन्वॉल्वमेंट का प्रश्न होता है, वहां फिर नियम जी और एक संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है, उनको पूरा करना लाजमी होता है। और पिछले एक लंबे समय से बड़ा दुर्भाग्य रहा है, जैसे जोगटा जी कह रहे हैं, सुभाष जी ने कहा है, एनजीओ फेडरेशन को क्यों तोड़ा मरोड़ा जा रहा है बार 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 बार? आखिर कारण क्या है, इसके पीछे के इंटरेस्ट क्या है? मैं ये बार बार कह रहा हूं, मैं बड़े लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार, देखिए संगठन जो मर्जी बनते रहे, लेकिन सरकार अगर मान्यता की बात, सरकार की मान्यता की बात सरकार करती है तो उसके एक नॉर्म है, जेसीसी के एक तय नियम है, उसमें किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, करप्शन नहीं होना चाहिए। और ये लड़ाई पे लंबे समय से लड़ रहे हैं। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम को ये बार बार कहा, लिखित तौर पर दिया, मैंने चैलेंज दिया, डेमोक्रेटिक तरीके से हमने इलेक्शन करवाया महासंघ का 2019 में, 18-19 1 साल तक प्रतिक्रिया चली जी 1 साल तक प्रतिक्रिया चली और दस्तावेज सौंप कर सरकार से हमने कहा कि आप इसको मेरिट पर तय करें। जी बोलिए आप। लेकिन कि मैंने ऐसे ज्ञापन मुख्यमंत्री को जाकर दिया जिन पर सरकार ने एक्शन करके उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब जेसीसी की बात आई तो मुझे यह कहा गया कि बहुत सी नौकरशाही विनोद कुमार से डरती है, एक आदमी एक है, और फिर एक अपने क्षेत्र विशेष से 2 आदमी खड़े किए गए कि उनके नाम जेसीसी के साथ जेसीसी होगी। हमने तुरंत उस वक्त भी जयराम सरकार के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पर्सनल को नोटिस दिया। हमने कहा सरकार गलत कर रही है, यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है, यह भ्रष्टाचार है, क्षेत्रवाद है, सरकार इससे विचार करे और जो इलेक्टेड बॉडी है उसको सद्वार्ता करे, अन्यथा इस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसका गलत संदेश जा रहा है। और वही हुआ,
मुख्यमंत्री ने अपने चेते सचिवालय में बिठाए, उन्होंने 2 साल ठीक लूटपाट की, कर्मचारियों को तोड़ा मरोड़ा, पैसा इकट्ठा किया और सरकार बदली, सरकार चली गई और वो भी चले गए। ये प्रक्रिया लंबी चली है महासंघ के अंदर। और अभी हमने पीछे 20 जनवरी को वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सुखी जी को मिलकर मैंने ये बड़ा स्पष्ट रखा था मामला। मैंने कहा सर, एनजीओ फेडरेशन को जेसीसी का मामला है, ठीक है, संगठन बहुत है, आपके पास है, आप उनकी बात सुने, उनका काम करें, किसको आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां तक जेसीसी का ठीक है, गवर्नमेंट के भी उनसे बाहर ना जाए। और मैंने कहा कि एक्चुअली महासंघ का चुनाव होता कैसे है कि पिछली इलेक्टेड बॉडी होती है, उसका जब कार्यकाल पूरा होता है, अगली इलेक्टेड बॉडी कॉल करती है, वो करती है, नया इलेक्शन होता है, कर्मचारी जिसको चुनता है वो चुनकर आता है, सरकार उससे वार्ता कर लेती है, ये प्रोसेस है। फिर मैंने कहा, अब मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर दिया है 8 जून में, जो हमने जांच की मांग की है, क्या वो जयराम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम का फैसला सही था? अगर वो फैसला सही था तो जो बॉडी वो उन्होंने 2 जेसीसी की, वो इलेक्शन डिक्लेयर करें, वो जनरल हाउस कॉल करें, उस हाउस के अंदर वो पूरा हिसाब किताब रखे। या मैं क्लेम कर रहा हूं, लीगली तौर पर भी क्लेम कर रहा हूं, सरकार को बार बार कह रहा हूं कि मैं जनरल हाउस कॉल करने को तैयार हूं, मैं इलेक्शन कराऊंगा, मैं पूरा हिसाब रखूंगा। ये प्रोसेस है फेडरेशन का। अब जो तीसरा धड़े की बीच में बात आई, ये एनपीएस कौन है, ये एक इशू को लेकर इकट्ठा हुआ था, एक जनसमूह बना था, ये भावना जुड़ा हुआ था। आज आप देखिए कि उन्होंने करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया। अब करोड़ों का चंदा इकट्ठा करने के बाद अब उनका काम हो गया, अब उनके काम के बाद अब जी ढूंढ रहे हैं उनकी छाप आगे एनजीओ फेडरेशन में, आखिर क्यों? आते ही फटाफट मेंबरशिप करो, पैसा इकट्ठा करो। ये जो चरण चला है, ये सरकार को सोचना होगा। और अभी तो हम माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मिलूं, हमको तो, मुझे तो विनोद कुमार को तो अब महासंघ का अध्यक्ष नहीं बनना है, पर हम ये कहते हैं कि जो कर्मचारी राजनीति के माध्यम से जो व्यवस्था के अंदर गड़बड़ है, अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात सही मायने में सरकार करती है तो पहले इस सिस्टम को सुधारा जाए। दफ्तर का माहौल खराब कर दिया इन लोगों ने। आप मुझे बताइए, ये कब अपने दफ्तर में जाते होंगे, कब अपनी बीच पे अटेंडेंस करते होंगे? जब भी देखो शिमला घूम रहे हैं, जब भी देखो ये रैलियां कर रहे हैं, जब भी देखो ये, इनको इतनी छूट क्यों है? आखिर क्या ये व्यवस्था इससे सुधर जाएगी? कर्मचारी संगठन के चुनाव और संगठन की राजनीति की एक प्रक्रिया है, पहले वो कर्मचारी है, बाद में वो संगठन है, फिर उसकी प्रक्रिया है, तय प्रक्रिया है, उसमें होती है वो। ये इस पर सरकार को सोचना होगा। और जितने पुराने लीडर जो हमारे हैं, मैं तो इनसे भी ये गुजारिश करता हूँ, अब इनको भी मान सम्मान तो ही मिलेगा जब कोई सही सोच का आदमी आके फ्रंट मंच पर होगा। अब मैं तो लिखित तौर पे दे रहा हूँ, जो आदमी लीगल नोटिस दे रहा है, डॉक्यूमेंट दे रहा है, अब उसको जाकर सरकार को क्या समझा सकते हैं? और ये जो एनपीएस का मामला चला है, मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से इन्होंने आते ही जंप कर दिया कि हम एनजीओ फेडरेशन कब्जा करेंगे, क्या कब्जा करेंगे भाई? आप किस बात का कब्जा करेंगे, इसलिए कब्जा करेंगे और क्यों कब्जा करेंगे? तो ये एक बड़ा चिंतन का मतलब चिंतन का विषय है। जी सुभाष जी, सरकार को ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हम सरकार का शोक कर रहे हैं, हम सरकार का शोक कर रहे हैं। विनोद जी, मैं सुभाष जी से अब जानना चाहूंगा, सुभाष जी, क्या परिवर्तन ऐसा आ गया जब आप कर्मचारी राजनीति में थे, तब सरकार को एक खौफ होता था कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन का, और अब ये स्थिति आ गई है, अब मान्यता के लिए खड़े हो रहे हैं, अब तीसरा गुट भी बरतने जा रहा है। इस बात डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मेरी बात सुनाई दे रही है? जी 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 हाँ, एक्चुअली डॉक्टर साहब, जो आपने शुरू में अपने संबोधन में जैसा आपने कहा, कर्मचारियों के अंदर विघटन करना प्रदेश की राजनीति के लिए आवश्यक है। वो अपनी जरूरत पूरी कर रही है, क्योंकि प्रदेश के अंदर 3 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, इनका प्रभाव 6 लाख परिवारों तक जाता है। और 3 वोट में रखो तो 18 और 20 लाख वोटर तक कर्मचारियों का जो है वो प्रभाव जाता है। और दूसरी बात यह है कि कर्मचारी जब अपने पे आ जाए, वोट ना भी हो, तो ये वातावरण खराब कर देता है। जी
जी सुभाष जी। विघटित रहे। जी सुभाष जी। सुभाष जी आवाज नहीं आ पा रही आपकी। जी विनोद जी बोलिए, आप बोलिए, माइक ऑन कर लीजिए। जी हमने सरकार को जो किया, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, आर्थिक मांग सरकार के, माइक ऑन करिए, ऑन कर लीजिए माइक। कम से कम अगले माइक ऑन जी, कम हाँ से जी, कम बोलिए। आगे कर्मचारी हमने एक तय किया सैद्धांतिक तौर पर कि हमने सैद्धांतिक तौर पर तय किया कि अगले 3 या 6 महीने तक प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियां वो विकट है, इसी सरकार को सहयोग करें। प्रदेश की मुख्यमंत्री जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार प्रदेश की स्थितियां ठीक हो, कर्मचारियों के बहुत इतने इशू पेंडिंग है कि अभी आप उनकी डिटेल जब खुलनी शुरू होगी तो सरकार भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में आएगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार का सहयोग करना हमारा काम है, आर्थिक तौर पर सरकार की मदद करना हमारा काम है। हम कह रहे हैं कि हम अपनी डिमांड को डेफर कर सकते हैं। सरकार का कर्मचारियों के पास रिवीजन ऑफ पे के 2016 का एरियर खड़ा है, ये किस्तें खड़ी है और पे अनोमलीज खड़ी हैं और बहुत इश्यूज हैं जो सेटल करने वाले होते हैं। अब ये कौन करेगा? ऐसे तो होगा नहीं, जिस प्रकार से काम चला हुआ है कि जब एनपीएस वाले भी महासंघ में कब्जा करेंगे, वो भी करेंगे। 4 लोग इलेक्शन करवाने दौड़े हुए, आखिर क्यों? मैंने सरकार को लिखित तौर पर दिया, मैं आगे आके सरकार का सहयोग कर रहा हूँ कि सरकार इस पर रोक लगाए और हम सरकार की मदद करने को तैयार है, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सरकार में जांच में तैयार होने को, किसी भी जांच में तैयार मतलब शामिल होने को तैयार है। आखिर इसमें सरकार को परहेज नहीं होना चाहिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए सब प्रयास मिलकर करें। ये जो काम चला हुआ है अच्छा नहीं है, जिन्होंने उनकी मांग थी वो पूरी हो गई, उनका काम खत्म हो गया, उनको कहिए भैया जाइए। पिछली सरकार में कुछ घोटालों की बात की है, जो एक महासंघ अश्विनी गुट जो खड़ा हुआ था, तो वो किस तरह के घोटाले हैं? वो आपने उसकी जांच की भी मांग की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से। हेलो, हाँ जी, किस तरह के घोटाले हैं वो? नहीं, पिछली गवर्नमेंट में देखिए, हमने कहा आप सबके सामने सबूत है कि हर पेपर लीक हुआ, आपके सिलेक्शन बोर्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये रिक्रूटमेंट स्कैम चलते रहे प्रदेश के अंदर। हमने मुख्यमंत्री का सहयोग इसलिए किया कि इस करप्शन को खत्म करो, ये जो करप्शन की जड़ें हैं इन पर प्रहार कर कर माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन ऐसे एक्शन जब कर्मचारी करेंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री के ऐसे एक्शन को कहीं ना कहीं पीछे चलेगी। तो सरकार ऐसे लोगों को हिदायत करे और हर जगह डिपार्टमेंटल के अंदर देख लीजिए हालात क्या बने हुए हैं। पिछले जयराम सरकार में तो आपके जो स्कीमों के वार्षिक बजट है, जो हमारी योजनाएं हैं, उनमें बड़े घोटाले हुए हैं। मनमर्जी का पैसा आवंटित हुआ, मनमर्जी। विनोद जी, सुभाष जी जुड़ गए हैं दोबारा, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। सुभाष जी से बात अपनी पूरी कर लेंगे। सुभाष जी माइक ऑन कर लीजिए। डॉक्टर साहब सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है सर? जी बोलिए डॉक्टर साहब। तो ये स्वाभाविक बात है कि सरकार तो तोड़फोड़ करेगी, परंतु ये कर्मचारी नेताओं को सूझबूझ चाहिए कि मैंने पहले स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का हेड जो है वो है चीफ सेक्रेटरी, ना कि चीफ मिनिस्टर। इनकी जो है सीमा जो है चीफ सेक्रेटरी तक रहनी चाहिए। कर्मचारी नेताओं ने अपनी सीमा जो है वो चीफ मिनिस्टर तक कर दी और वहीं से वो गड़बड़ी हो गई। जब तक हम लोग रहे तब तक चीफ सेक्रेटरी ही अध्यक्षता करता था जेसीसी की, और जेसीसी की अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करते, वहां जो मुद्दे पास होते थे उसको वो कैबिनेट के अंदर ले जाते थे। बाद में एक प्रतिनिधि मंडल जरूर मुख्यमंत्री महोदय से मिलता था टू अप्राइज द थिंग्स। अब एक बेसिक सिद्धांत है कि ट्रेड यूनियनिज्म इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। यूनियनिस्टों की जो उंगलियों पर राजनीति खेलनी चाहिए, परंतु जो यूनियनिस्ट पॉलिटिशियंस की उंगलियों पर नाचेगा वो यूनियनिज्म कर ही नहीं सकता। अब एक लंबे समय से जो है कर्मचारी राजनीति मुख्यमंत्रियों के हाथ में चल रही है,
सरकारों के हाथ से चल रही है। कांग्रेस के टाइम में तो तोड़फोड़ की एक बात समझ आती थी कि लंबे समय से चले हुए थे और लगातार कई बार यानी कि तनाव आए, संघर्ष आए, परंतु उसका लाभ लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिला। मुझे यह समझ नहीं आई कि निर्वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं जयराम जी, इन्होंने ये तोड़फोड़ करने की क्यों कोशिश की। यह बात एक बड़ी हैरानी करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का तो बेसिक कर्मचारी, छोटा व्यापारी और पत्रकार रहे हैं जी। और इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की जो हस्तक्षेप था वो बिल्कुल अनवांटेड था। अगर तुम जेसीसी नहीं कर सकते हो मत करो, परंतु तोड़फोड़ तो मत करो कर्मचारियों के अंदर। और उसी तोड़फोड़ का नतीजा कि मुख्यमंत्री अपने आप को कर्मचारी नेताओं के साथ अपनी कंपैरिजन करने लग पड़े। पहले तो उनका बयान आया कि जिसको पेंशन चाहिए वो चुनाव लड़ ले। अरे मांग रखना कर्मचारियों का हक है, हो क्या गया तुम्हें अगर किसी ने कर्मचारी ने मांग रख दी तो। और उसके बाद अभी पीछे मैंने एक स्टेटमेंट देखी कि खलड़ी में रहे हम, बड़ी जल्दी आ रहे हैं। अरे किसको चुनौती दे रहे हो? प्रदेश के कर्मचारियों की एक संख्या है, कर्मचारियों के खून पसीने की भी एक योगदान है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का। इतना खून जो है किसी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ने नहीं गिराया होगा प्रदेश के अंदर जितने कर्मचारियों को गिराया इसको सत्ता में लाने के लिए। और इनको इस ढंग की भाषा का प्रयोग यह तो बिल्कुल अवांछनीय था और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हारी। वरना क्या बात थी, ओपीएस का मसला था, चर्चा करते, चर्चा करने में क्या हर्ज है इनको। इनके अंदर जो एक बिना मेहनत के सत्ता में आ गए, ये बिना मेहनत के सत्ता में आए हुए लोग हैं, इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर। अगर होती तो ही कर्मचारियों से टकराव ही ना लेते, कर्मचारियों से सहयोग करके सरकारें चलती हैं। आज भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारियों की राजनीति में बिना वजह कोई हस्तक्षेप न करे, अपने गुटों में रहने दो। अगर इनको ये अपने आप इकट्ठे होते हैं तो बेटर है, क्योंकि कर्मचारियों को भी एक बात समझ लेनी चाहिए, जब तक संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक नहीं होगी जो एक आपका स्थायी मंच है, आपकी समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता। फिर राजनेता आपको कभी पक्ष कभी विपक्ष फुटबॉल की तरह प्रयोग करता रहेगा और आपका जो है दुरुपयोग होता रहेगा और कर्मचारी बिखरे हुए रहेंगे। ये कर्मचारी के वर्तमान जो गुटबंधन 3 है, ये 4 है, इनको सोचना पड़ेगा, सर से सर लगा के बैठे। आपके कर्मचारियों ने आपको चुना है, कर्मचारी हितों के लिए चुना है, कर्मचारी ही आपका बेस है, आपका बेस पॉलिटिकल नहीं है। परंतु आज एक 2-3 बातें हो गई है ना डॉक्टर साहब। एक तो यह हो गया कि तनख्वाह अब तो अच्छी हो गई है, इसलिए भी यूनियनिज्म का कोई कारण नहीं है। नहीं तो हमें बहुत दिन भी याद है कि 6.25 रुपये एडीए बढ़ना था और शेरे पंजाब के ऊपर हम पर लाठी बरस गई थी 6.25 रुपये के लिए। आज तो तनख्वाह इतनी मिल रही है, तो ये सिर्फ अब ट्रांसफर, मैं घर में रह जाऊं, मेरी घरवाली का मतलब बाहर रह जाए, इसी तक सीमित हो गई है कर्मचारी राजनीति। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर कर्मचारी हितों का इनको प्रयास सोच हो तो ये जितने गुट इकट्ठे बैठे, सर से सर मिला के बैठे। हमने भी किया था जब पैरेलल खड़ी हुई, हमने भंग ही कर दी ऑर्गेनाइजेशन और हमने एक सेक्रेटरी और एक टेंटेटिव बॉडी बना दी, राम सिंह जी के सेक्रेटरी करके कि कराओ चुनाव। क्या ईगो है, अगर हमारे साथ लोग हैं तो हम चुन के आ जाएंगे, और वो ही हुआ। और उसके बाद ये भी नहीं है, उसके बाद भी अगर गड़बड़ की किसी ने, हमारे ग्रुप ने की, गंगा सिंह जी शिमला में चुनाव जीत जाते थे, हमने कभी नहीं कहा कि वो शिमला के प्रधान नहीं है, हमने कहा ये प्रधान है शिमला के। परंतु स्टेट के अंदर जब पैरेललिज्म करते थे, कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट तक फेडरेशन के मसले गए हैं, तो इन्होंने सरकार के इंटरवेंशन से कि दोबारा चुनाव कराए एनजीओ फेडरेशन। हमने कोर्ट के अंदर रिट रखी थी, कोर्ट ने यह फैसला किया था until unless a election is set aside in the eyes of law, nobody can ask to rehold the elections। एनजीओ फेडरेशन का चुनाव एनजीओ फेडरेशन के संविधान के अंदर अंतर्गत होना है। अगर ओपीएस ने भी इसके अंदर आना तो अब मेंबरशिप ले एनजीओ फेडरेशन की, उसके बाद संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। अगर इंडिपेंडेंट करेंगे तो उनको एनजीओ फेडरेशन का प्लेट, वो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन तो चला सकते हैं, पर एनजीओ फेडरेशन के
अगर जेसीसी के अंदर पहुंचना है तो एनजीओ फेडरेशन का जो संविधान है उसके अंतर्गत उस दायरा, उस प्रक्रिया को पूरा करके ही आप जेसीसी तक पहुंचेंगे। अगर नहीं है जी तो सरकार अगर इसके अंदर अपना अपना करेगी तो प्रदेश के अंदर वो सरेगी, और ये तूफान जो है कभी एक कभी दूसरे को, वातावरण ही प्रदेश का खराब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए जी राजनेताओं को, चाहे भारतीय जनता पार्टी, उनसे भी अनुरोध करूंगा मैं, और कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष से भी अनुरोध करूंगा, कर्मचारी राजनीति से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के चलें, जी जी और ताकि जोगटा जी कर्मचारी की परिभाषा में रहे, जी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल को पिछ लगू ना लगे। ना ही इन कर्मचारी नेताओं को भी चाहिए कि ये भी ठीक है, डिमांड लेके तो मुख्यमंत्री के पास जाना है, सरकार के पास जाना है, ज्यादा माध्यम ये चीफ सेक्रेटरी रखें, चीफ सेक्रेटरी के पास जाए, चीफ सेक्रेटरी अपने आप मुख्यमंत्री से बात करे। जब राजनेता से आप एक माइक डिस्टेंस बंद कर करेंगे, लीजिए आपका भी बाकी। मान सम्मान होगा और उनका भी मान सम्मान होगा, और कर्मचारी राजनीति का भी मान सम्मान होगा। जी मैं जोगटा जी के पास आऊंगा, कृपया जोगटा जी, आपकी अब सरकार, आप कहीं आप भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपकी सरकार है, लेकिन अब तीसरा गुट एक खड़ा होने की कोशिश कर रहा है महासंघ में। पहले से 2 गुट है, उसमें चलो एक जो महागुट बना जो महासंघ, उसको जयराम जी ने एक बार जेसीसी करके बस निपटा दिया। वहीं चुनावों के दौरान वो राजनीतिक काम भी करता रहा, सबको दिखा कि एक शाम कर्मचारियों के नाम हर जिले में हुई। क्या कर्मचारियों को ऐसी राजनीति करनी चाहिए जोगटा जी? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी और मच। आगे बंद होगी क्या ये आपकी सरकार में, बंद होगी इस तरह की राजनीति? देखो, जी मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब। इससे पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, मैं ये जी कहना चाहूंगा, इस तरह से अभी कहा गया है कि कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे भी हैं कर्मचारी लीडरों के, जी और भारतीय जनता पार्टी के दौरान के भी, और उससे पहले के भी, जो मैंने अभी पहले भी आरोप लगाए हैं। जी पहले तो वर्तमान सरकार से मेरा ये आग्रह रहेगा, पहले मैं कर्मचारियों का हितैषी रहूंगा, उसके बाद बात की बातें होंगी कि उनकी जी जांच हो, गहन जांच हो कि क्यों उनके ऊपर उन्होंने इस तरह से किया। जो आज को कभी लोग मतलब गरीब थे, यानी कि हैंड टू माउथ थे, आज उनके पास करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। वो कहां से, ये जी सोचने वाला विषय है डॉक्टर साहब। ये जी मतलब राजनीति को, जस्ट टू प्रोसीड फर्दर इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर एनजीओ फेडरेशन, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो वो लोग, जो करप्ट लोग जो आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, दिस वे और दैट वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनके ऊपर पहले जांच हो जानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाए कि भी आने वाले दिनों में उद्योग ना, तबादला उद्योग ना चले, उसके ऊपर कंट्रोल हो। और उससे भी पहले, उसकी उसके आगे जो संविधान के, जो एनजीओ फेडरेशन का जो संविधान है, उस प्रक्रिया को कोई भी लोग जो है प्रदेश के कर्मचारी पूरा करेंगे, उसको प्रदेश सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए जेसीसी करवाने के लिए। अगर उसको, जैसे शर्मा जी ने कहा है, अगर उसको पूर्ण नहीं करते, हमारा एक संविधान है, लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए हुए हैं। 1978 और 1980 के अंदर सरकारों ने गोलियां चलाई है कर्मचारियों के ऊपर, सुंदरनगर के एक चौक के ऊपर, जहां आज एक एनजीओ फेडरेशन का एक हम मनाते हैं शहीदी दिवस। जी उनकी जी कसम खा करके प्रदेश के कर्मचारी नेताओं को, जो आने वाले नेता हैं, ये जो भ्रष्ट नेता जो पीछे के हैं, इनको बिल्कुल एंट्री बैन हो, इनके ऊपर जो है इंक्वायरी की पहले बिठाई जाए। अगर ये क्लीन निकलते हैं तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि भ्रष्टाचार को बिल्कुल हमने जीरो टॉलरेंस के ऊपर बात करनी है। जहां तक रही सरकार की बात, सरकार का कोई कसूर नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार है, आने वाली सरकार है या वर्तमान सरकार है। अगर मैं भी सरकार में होता तो भी मैं अपना बेनिफिट देखता, लड़ाया रखता कर्मचारियों को और गुटों में बांटता रहता, ताकि मेरा जो पर्पज है वो सॉल्व होता रहता, ताकि जेसीसी ना करवानी पड़ती। लेकिन इसमें सरासर जो है प्रदेश के कर्मचारी नेताओं की, कर्मचारियों की नहीं, कर्मचारी तो चाहते हैं बेचारी कोई हमारा काम निकले, तो हमारे देखो लाखों रुपए की लायबिलिटीज अभी सरकार के ऊपर है, और फाइनेंशियल क्राइसिस है। सरकार को जहां सहयोग करना है, हमने कुछ एक डिमांडें उनसे निकलवानी भी है, वो जेसीसी जी के माध्यम से निकलेंगी। जब हम वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, सरकार तो चाहेगी ये लड़ते रहे। घाटा किसका है? प्रदेश के कर्मचारियों का। फायदा किसको नहीं पहुंचेंगे? प्रदेश के कर्मचारियों को। और आने वाले दिनों में मैं सरकार को भी आगाह कर देना चाहता हूं
कि कर्मचारी ही एक ऐसा वर्ग है जो सरकार को लाता भी है और गिराता भी है। अगर आगे रिपीट होना है या दूसरी चीजें करनी है तो एक बिल्कुल पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लेकर के संविधान के दायरे में रह करके कर्मचारियों को आगे आना चाहिए। क्लियर कट डायरेक्शन कर्मचारियों को होनी चाहिए, जिसके साथ कर्मचारी होंगे उसको लाओ। नहीं है और ये ट्रांसफरों से ये दूसरी चीजें कराने का क्या, एनजीओ फेडरेशन का आजकल काम क्या रह गया? तबादले, बिल्कुल उद्योग, ट्रांसफर उद्योग और बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी कर्मचारियों की डिमांडें जो है लगभग शर्मा जी के टाइम से जस की तस ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पंजाब स्केल नहीं मिला आज तक 16 से लेकर प्रदेश के कर्मचारियों को, और तो छोड़ो, और तो एक्स्ट्रा तो क्या देना। एक मतलब एक कैटेगरी की स्टेट को भारत सरकार ने लाना था, चलो वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। जी लेकिन जी 1986 का ही है ये, सॉरी जी जोगता जी। अलाउंसेज, कर्मचारी, फलाना अलाउंसेज, वो जस की तरह उसके ऊपर कोई बात नहीं करा। ये आपस में लड़ रहे हैं, रोटी जी सेक रहे हैं, फायदा पहुंचाने के लिए, लेने के लिए। ये अपने परिवारों को और अपनी बीवियों को शिमला में तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी के बजाय ट्रांसफर रूल होने चाहिए थे, मेरी डिमांड थी जब मैं अध्यक्ष था, लेकिन ये नहीं किए। जो मेरी बात नहीं, मेरी 60 साल उम्र, 4-9-14 ग्रेड पे, और ये तमाम चीजें नहीं हुई तो जी राजा सारे मामले लंबित हैं। जी जोगता जी। तो मेरे को राजा साहब जी ने बोला तो कि ये फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी मना करते हैं। तो मैंने कहा चीफ मिनिस्टर वो नहीं है, आप चीफ मिनिस्टर है, आपका ही है इनका मतलब। कि तो मेरे को वो नाराज हो गए और मैं चला गया। और आज दूसरी बात, सरकार नहीं है, जी 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 कर्मचारी जी वर्चस्व जी है और रहेगा भी। मेरा कर्मचारी, आप लोकप्रिय चैनल से कर्मचारियों से अनुरोध रहेगा, अपने वर्चस्व को बनाए रखें, और ताकि सरकारें और पॉलिटिकल पार्टी डरे। जैसे शर्मा जी ने कहा, रियल ट्रेड इन फादर ऑफ पॉलिटिक्स, ये नोट कर जी लें। थैंक यू। जी जी धन्यवाद धन्यवाद जोगटा जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि राजनेताओं को सूट करता है कि कर्मचारी संगठन बटे रहें, इसलिए लंबे समय से समानांतर कर्मचारी महासंघ की इकाइयां बन रही हैं पिछले, और कर्मचारियों की मांगे कहीं ना कहीं दबके रह जा रही हैं। इसको लेके कर्मचारी तबादला उद्योग से कर्मचारी नेता कई जुड़े हुए हैं। अब पुराने नेता जो हैं चुनावों में कूदना चाहते हैं, नए एनपीएस संगठन भी चुनावों में कूद चुका है, लेकिन चुनाव की घोषणा विधिवत तौर पे नहीं हुई है। अपने तौर पे चुनाव करवाए जा रहे हैं। जाहिर है आने वाले समय में कर्मचारी संगठन और भी भागों में बटेंगे, और ये लड़ाई लीगली भी कहीं ना कहीं स्टैंड करेगी, और पॉलिटिशियनों को फिर से लाभ होगा। कर्मचारी संगठन कमजोर रहेंगे। जो कर्मचारी संगठन सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं हिमाचल में, जब वो गुटों में बंट जाएंगे तो उनका प्रभाव जाहिर है कम होगा। तो आज हमने इसी मुद्दे पे चर्चा की। आज आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।